गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट जो है बच्चे, उसका मतलब क्या होता है? सरकार का रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड उसकी वजह से बोरोइंग्स। ठीक है, तो इसको फिस्कल फंक्शन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फिस्कल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। पूर्वी हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो इसके नोट ऑब्वियसली अब जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तभी ले पाओगे मेरे से। सो गवर्नमेंट बजट जो है, इसको हम बोल देते हैं फिस्कल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का बजट क्या होगा? रिसीट्स, मतलब पैसा, पेमेंट्स। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स डेट, बोरोइंग्स, हाँ या नहीं? ठीक है, सो बच्चे गवर्नमेंट बजट, बजट हमेशा कब बनता है? साल की शुरुआत में। कब बनता है? साल के शुरुआत में। तो ऑब्वियसली ये क्या, एस्टिमेशन है? क्या है? एस्टिमेशन है। So the government has to perform a number of functions for ensuring economic growth. Economic growth means जो increase in GDP की बात कर रहे हैं, and development of the country, for which it has to take care of the public revenue and public expenditure. So what is your government budget? आगे आएगा, कोई बात नहीं। एवरी बजट सीक्स टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो क्या हो सके? बेटर से बेटर हो सके, मतलब ग्रोथ जो है या डेवलपमेंट जो है इकोनॉमी में बढ़ती रहे। फॉर दिस पर्पस इट एक्सरसाइजेज अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अमंगस्ट विच, हमारे पास दो, एक ये इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, मैंने ऊपर भी लिख दिया ना, फिस्कल फंक्शन या फिस्कल पॉलिसी भी बोल देते हैं। फिस्कल या फिर बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है जी। देर आर वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स कंपोनेंट्स। नंबर वन, यही तीन चीजें मैंने आपको बताई। पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक क्यों? गवर्नमेंट से रिलेटेड जो होगा उसको हम पब्लिक बोल देंगे। ठीक है, सो गवर्नमेंट का रेवेन्यू या पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक ही डेट। ठीक है जी, समझ आए? So when these instruments are combined or clubbed into one, it is known as government budget. Now, how do you define government budget? पूरे साल का बनता है जी, साल की शुरुआत में। ठीक है, यूजुअली ये जो प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी एवरी ईयर। ठीक है, हर साल 1 फरवरी को जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो स्पीच देते हैं कि इस साल में किस तरह का हमारा रेवेन्यू होने वाला है, टैक्सेस क्या रहेंगे और कहाँ कहाँ पे खर्चा होगा, और हमने पिछले साल जो खर्चे किए थे उससे इस साल में क्या चेंजेस आए, मतलब क्या चेंजेस आए थे जो हमने लास्ट ईयर बजट अनाउंस किया था ना, उससे क्या बेनिफिट हुआ। ओके गाइस, सो बजट क्या है? इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। समझते हैं, एनुअल मतलब फॉर द 1 ईयर। एंड व्हाट इज द फाइनल, व्हाट इज द ईयर? 1 4, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी। स्टेटमेंट शोइंग आइटम्स, आइटम वाइज एस्टिमेट्स। एस्टिमेट समझते हैं, अंदाजे, क्योंकि साल की शुरुआत में बन रहा है ना, देखो बेटा, हाँ या नहीं? कब हम प्रेजेंट कर रहे हैं? 1 फरवरी को। साल पूरा भी शुरू होना है 1 अप्रैल से, अगले साल की 31 मार्च तक चलना है। तो एस्टिमेट्स ही है ना कि इस साल ऐसा लगता है कि इतना पैसा सरकार जो है कमाएगी, इतना खर्च करेगी, और हो सकता है इतनी बोरोइंग्स की जरूरत पड़े। सो इट इज एन एस्टिमेशन। Okay. Of what? Receipts and expenditure of the government for the fiscal year. What is fiscal year? I've told you. 1 April to 31 March is known as your accounting year, accrual year or fiscal year. ठीक है जी? So fiscal year starts from 1 April and ends on 31 March. In India, the first ever budget, पहला जिंदगी का बजट दुनिया का, इंडिया का फर्स्ट एवर बजट वाज प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन इन 1860। ठीक है, सो दिस इज एन एमसीक्यू दैट कैन बी आस्क्ड। किसने प्रेजेंट किया था? जेम्स विल्सन ने। कौन से साल में? 1860 में। ओके गाइस, व्हाट आर द फीचर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज प्रिपेयर्ड एनुअली। साल, पूरे साल के लिए बनता है ना, 10 सालों का नहीं बनेगा, 1 साल का बनेगा। एनुअली, एवरी ईयर इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड। एस्टिमेट है, मैंने समझा दिया, नॉट एन एक्चुअल स्टेटमेंट। व्हाई नॉट एन एक्चुअल स्टेटमेंट? एक्चुअल हमेशा साल के एंड में होते हैं, जैसे पीएनएल आपका साल के एंड में बनता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये सब कुछ हो चुका होता है, कितना खर्चा, कितनी रिसीट। ये क्या है? साल की शुरुआत में आप बना रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज एन एस्टिमेट एंड नॉट एन एक्चुअल स्टेटमेंट। इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। देखा है ना, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कब वो भी स्पीच कहाँ देते हैं? पार्लियामेंट के हाउसेज में, हाँ या नहीं? लोक एंड राज्यसभा दोनों के सामने। सो इट हैज टू बी प्रेजेंटेड एंड अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, दैट मीन्स बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट।
ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया, व्हेन इट इज प्रेजेंटेड बाय द यूनियन मतलब सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर ऑब्वियसली यूनियन या सेंट्रल का ही होता है, ऑन व्हाट फर्स्ट डे ऑफ मतलब 1 फरवरी को। ओके गाइस, यहां तक समझ आया क्या क्या है? दोबारा से, बजट क्या है? एक फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और ये हर साल प्रिपेयर होता है, पूरे साल के लिए प्रिपेयर होता है, फिस्कल ईयर के लिए, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए प्रिपेयर होता है, ठीक है। कब प्रेजेंट होता है? 1 फेब को। कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। और उसके अलावा फर्स्ट एवर गवर्नमेंट बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय विल्सन, सॉरी जेम्स विल्सन इन 1816। यस, ओके गाइस। Now, what are the objectives or functions of government budget? This is the most important topic. ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आता है। अब क्या क्वेश्चन आता है? कोई भी एक फंक्शन आपको बोल दिया जाएगा कि एक्सप्लेन करो, ठीक है, मर्जी है कि कौन सा पूछेंगे। ओके, सो बहुत ध्यान से जो पहले 3 फंक्शंस हैं, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे वाले इजी। सो नंबर 1 इज रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, सो इसमें क्या होता है? सरकार क्या करती है? हैव एंड हैव नॉट्स, मतलब गरीब और अमीर के बीच का फासला जो है कम करती है। कैसे करेगी? जो अमीर है उनके ऊपर हाई टैक्सेस लगा के, थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम? जो हमारे इनकम टैक्स पे लगता है, मतलब जो ज्यादा अमीर है वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, जो गरीब है वो कोई टैक्स नहीं पे करेगा, और जिसकी कम इनकम है वो कम टैक्स पे करेगा। से फॉर एग्जाम्पल स्लैब रेट्स में एग्जाम्पल बताती हूँ कि जिसकी 2.5 लाख तक की इनकम है उसको कोई टैक्स नहीं पे करना। से सपोज तीन तीन हो गई है, ढाई में हाँ 3 लाख, 3 लाख का जिसका टैक्स पूरे साल में, जिसकी इनकम 3 लाख है, मतलब सरकार कहती है मोटा मोटा लगा लो, आप 25,000 रुपए तक कमाते हो तो आप महीने के, तो आपको टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं, जीरो टैक्स। जो 2.5 लाख से 5 लाख का टैक्स, सॉरी 3 लाख से 5 लाख तक का टैक्स इनकम अर्न करता है, उसको 10% टैक्स पे करना है, ठीक है। जो 5 से 10 करता है उसको 20% टैक्स। तो देख रहे हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ रहा है। और जिसके 10 लाख से ऊपर की इनकम है उसको 30% टैक्स प्लस सेस देना है। और जिसका करोड़ में जाएगा, 1 करोड़ प्लस जाएगा, उसको सरचार्ज भी पे करना है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। ओके, सेस तो हर एक को पे करना है, एजुकेशन सेस, बट टैक्स के ऊपर टैक्स, दैट इज एक्स्ट्रा टैक्स, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अमीर हो, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, करोड़ रुपया कमा रहे हो, तो तुम ज्यादा दो इकोनॉमी में, ठीक है। सो दैट मीन्स थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन गवर्नमेंट क्या करती है? जो लोग अमीर है, जिनकी इनकम ज्यादा है, उनसे टैक्स ले लेती है, और उन लोगों को जो कि गरीब हैं, जिनके पास जो कि डिसएडवांटेजेस हैं, उनको क्या करती है? सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। वेरी गुड, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, ठीक है, फ्री सब्सिडाइज रेट पे राशन, ठीक है, ऐसी सी चीजें जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ओके, सो दिस इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या फिर रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। लेट्स रीड। इनकम इनइक्वालिटीज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम। इनहेरेंट मतलब ऐसी चीज जो कि मतलब कि हमने पूर्वजों से पाई है, मतलब होगी हर सिस्टम में, हर इकोनॉमी में ही होगा, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी तो है ही है, ठीक है। So to bring equality in income distribution, the government must ensure that the people at the bottom मतलब गरीब, ठीक है, of population must progress faster than the people at higher end। तो जो अमीर है वो सरकार कहती है वो इतने ज्यादा आगे ना भाग जाए, उनको थोड़ा रोकती है, कैसे? टैक्स लगा लगा। और जो गरीब है उनको चाह रही है कि वो जल्दी ग्रो करे, कैसे? उनको सब्सिडीज दे रही है, उनको पढ़ा रही है, उनको आगे एवेन्यूज दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे रही है। हाई में, so the following tools are used to achieve this goal. Number 1 is progressive taxation of income and wealth. That means imposing high taxes on rich. ठीक है? So or providing subsidies to the poor, है ना? Subsidies, skills, job opportunities. So in equitable income distribution is a way of social justice, and social justice is the principal objective of welfare for especially a country like India जो कि welfare driven है. Okay? Number 1 clear है? कार्तिक आप बताओ, है ना, क्योंकि इनके साथ मैंने थोड़ा स्लो किया था, आई थिंक हमने सबने लिखे थे आराम आराम से बैठ के। समझ आया आपको? अच्छा आपने किया था, उर्वी आपको समझ आया बच्चे? यस मैम। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, या फिर स्टेबलाइजेशन फंक्शन। ऊपर वाला हमने क्या कर रहा था? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये क्या है? स्टेबलाइजेशन फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या है?
गवर्नमेंट ट्राई करती है कि इन्फ्लेशन जो है हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा ना बढ़े। देखो डिफ्लेशन तो हम चाहते नहीं, हम क्यों चाहेंगे कि हमारी इकोनॉमी गिरे? देखो, हमें जब तक हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं तो ना, हमें लगता है कि अगर प्राइस, महंगाई कम होनी चाहिए, ऐसा सुनते हैं, है ना? बढ़िया नहीं है वो हमारी इकोनॉमी। अगर तुम्हारी प्राइस कम हो रहे हैं ना, इकोनॉमी में प्राइसेस कम हो रहे हैं, सो दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी जो है हमारी जैसी डेवलपिंग है ना, तो हमारे इट्स नॉट अ गुड साइन, दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी गिर रही है। हमारी जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी को जिसकी ग्रोथ की जरूरत है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है कि धीरे धीरे उसकी गुड्स के प्राइसेस थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े इन्फ्लेट होते रहे, मतलब बढ़ते रहे, थोड़ी थोड़ी महंगाई बढ़ती रहे ताकि ग्रोथ आती रहे। क्लियर? सो बच्चा, इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन और स्टेबिलिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइसेस इन मैक्रो, जब हम मैक्रो में प्राइसेस की बात करते हैं, जैसे हम माइक्रो में इक्विलिब्रियम प्राइस कहते थे जहां डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करती थी, जब मैक्रो में हम प्राइसेस बढ़ते हैं जो कि पूरी इकोनॉमी में प्रिवेल करते हैं, उसको जनरल प्राइस लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल प्राइस लेवल। सो कह रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा तेजी बढ़ाव या घटाव ना हो इकोनॉमी में, लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन से होनी चाहिए। मैंने आपको बताया मॉडरेट होती है। ठीक है? So too much fluctuations in general price level is not good as it can create uncertainties। हाँ, यानी आज सोचो कि आप एक दूध का पैकेट 20 रुपए में खरीद सकते हो, कल को वही दूध का पैकेट आप 5 रुपए में खरीदो, और परसों आपको नहीं पता कि शायद 100 रुपए का मिले, तो कितना बुरा है ना। अब तुम्हारा तो छोड़ो, हम तो भारतीय हैं, हमारे साथ तो चलो वो कहीं ना कहीं, कहीं से हम अर्न कर रहे होंगे, कहीं पे हम कुछ कर रहे होंगे। सोचो यूएस का कोई इंसान है जिसने पैसा लगा रखा है हमारी इकोनॉमी में, उसको कितना नुकसान होगा, परेशान हो जाएगा ना। क्या वो हमारी इसी इकोनॉमी में जिसमें इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटीज हैं, क्या इन्वेस्ट करना चाहेगा? नो। ठीक है? सो अनसर्टेनिटीज आर नॉट गुड फॉर एनी इकोनॉमी। स्टेबिलिटी इज, everybody wants stability. Since India is considered one of the most stabilized plus growing economy, that's why there is a lot of FDI and MNCs setting up in our country. ठीक है? सो अब स्टेबिलाईजेशन में भी बच्चे कह रहे हैं कि बिजनेस साइकिल दो तरीके की है, या तो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। क्या है इन्फ्लेशन? वेर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस को हम क्या कहते थे? एक्सेस डिमांड। क्या कहते थे? एक्सेस डिमांड। वेरी गुड। और दूसरा सिचुएशन हमारे पास क्या आता है? डीफ्लेशन। डीफ्लेशन, रिसेशन, या फिर डेफिसिट डिमांड। क्या? डेफिसिट डिमांड। That means your aggregate demand is less than your aggregate supply। हमेशा ऐसे बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर या फिर एग्रीगेट डिमांड इज लेस, क्योंकि हम ऐसा अज्यूम करते हैं दैट एएस जो है वो कांस्टेंट रहती है, उसको नहीं आप छेड़ सकते। ठीक है? वो आपके हाथ में नहीं है। ओके? सो अब दो चीजों को अलग अलग पढ़ेंगे। कह रहे सपोज एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, मैंने आपको दूसरा नाम बताया इन्फ्लेशनरी सिचुएशन का, क्या है? एक्सेस डिमांड। ठीक है जी? सो इस केस में बच्चा, एडी इज ग्रेटर देन एएस, मतलब एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है? जब भी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होता है? प्राइजेस बढ़ते। क्या होता है? प्राइजेस बढ़ते। तो प्राइस बढ़ने को तो इन्फ्लेशन कह रहे हैं ना। ठीक है? सो योर, सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट क्या करेगी बताओ बच्चे? जब पैसा, हम सबके बाद देखो, एग्रीगेट डिमांड, हमारी डिमांड ज्यादा है, हमारे हाथ में क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है, सरकार क्या कर सकती है? हमसे पैसा लेगी। कैसे लेगी? टैक्स लगा देगी, बहुत ज्यादा टैक्स लगा देगी, नए टैक्सेस भी लगा सकती है, एग्जिस्टिंग टैक्सेस को इंक्रीज कर सकती है। दूसरा क्या है? हम लोगों से जो सब्सिडीज दी हुई थी ना, उसे वापस खींच लेगी। और एक और काम कर सकती है, अपना खर्चा खत्म करते हैं, अपना खर्चा कम या खत्म करते हैं। एग्रीगेट डिमांड में जी भी तो होता है ना, हाँ या नहीं? बोलो एग्रीगेट डिमांड, तुम बताओगे बेटा एडी में क्या क्या होता है, गुरप्रीत? हाँ। फिर भी आप बता सकते हो। कार्तिक? भैया? वो ठीक है, मेरे को वो बताओ कि इसमें क्या फॉर्मूला आएगा? पीयूष? हाँ। भविष्य? क्या बात कर रहे हो यार, पहले दिन बताया सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, हाँ या नहीं?
बताया कि नहीं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सबसे पहले उठाया मैंने, हाँ या नहीं? एक्सपेंडिचर मेथड में भी किया है। So aggregate demand is equal to consumption expenditure plus investment expenditure plus government expenditure plus net exports। ठीक है जी? पक्का? पक्का? अब कह रहे हैं कि अगर देखो ये ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा है, अब इसको कम करना है, तो एक तो ये कम कर दो और ये भी कम कर दो। टैक्स लगाओगे तो इन्वेस्टमेंट भी लोग कम करेंगे, हाँ या नहीं? तो अपने अभी सब कुछ हो गया ना, यहाँ पे भी टैक्स लगे तो लोगों के पास पैसा ही नहीं खरीदने के लिए कुछ भी, इंपोर्ट करने के लिए भी कुछ भी, तो अपने आप एडी कम हो जाएगा, हाँ या नहीं? एडी कम होगा तो अगेन एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। So during inflation, increase in taxes, reducing expenditure, and to increase AS, aggregate supply को कह रहे हैं अगर increase करना है आपने, अगर गवर्नमेंट को एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना है, सो टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज आर गिवन टू प्राइवेट सेक्टर ताकि वो प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। समझ रहे हैं फर्क? ये खर्चे के लिए नहीं, ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं इंक्रीज कर रहे, सब्सिडीज दे रहे हैं उन लोगों को, सेक्टर्स को, बिजनेस सेक्टर्स को, कि तुम जाओ और रूरल एरियाज में इन्वेस्टमेंट करो, तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगी, मतलब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है? हाँ या नहीं? और डिफ्लेशनरी में उल्टा हो जाएगा। डिफ्लेशनरी सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज डेफिसिट डिमांड, इट इज ऑल्सो नोन एज डेफिसिट डिमांड। सो इट इज ड्यूरिंग द रिसेशन या हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगी ऑब्वियसली, गवर्नमेंट क्या करेगी? उल्टा कर देगी, टैक्स कम कर देगी ताकि कंजम्पशन बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, अपना खर्चा भी बढ़ा देगी, एंड ऑल्सो प्रोवाइड सब्सिडीज टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। फर्क देखो, यहाँ पे टैक्सेस सब्सिडीज देगी ताकि प्राइवेट सेक्टर में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ सके, यहाँ पे इसलिए करेगी ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ सके, मतलब कि हाउस होल्ड को कंसेशंस देगी। इन शॉर्ट यहाँ पे किसको देगी? हाउस होल्ड को कंसेशंस देगी, और यहाँ पे किसको कंसेशंस देगी? हाँ, प्रोडक्शन सेक्टर, ये प्रोड्यूसर सेक्टर को। क्लियर है? दोबारा से आपको बच्चे पहले इस पे प्रॉब्लम थी, पीयूष अब ठीक है? हम्म। सो अगेन प्राइस स्टेबिलिटी या स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्या है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, क्योंकि अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं दो तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, एक इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, एक डिफ्लेशनरी सिचुएशन। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को एक्सेस डिमांड भी कह सकते हैं, डिफ्लेशनरी को डेफिसिट डिमांड भी कह सकते हैं, रिसेशनरी सिचुएशन भी कह सकते हैं। सो जब हम इन्फ्लेशन पे आते हैं तो देयर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू? इट कैन इंक्रीज द टैक्स रेट्स और रिड्यूस इट्स ओन एक्सपेंडिचर, या फिर सब्सिडीज देगी टू प्राइवेट सेक्टर ताकि एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए। और दूसरे केस में क्या होगा? हाँ, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, सो द गवर्नमेंट विल रिड्यूस द टैक्सेस, सो और इंक्रीज इट्स ओन एक्सपेंडिचर, या फिर सब्सिडीज इंक्रीज कर देगी टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? पूर्वी समझ आ रहा है आपको? यस मैम। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है जहां पे ज्यादा रिसोर्सेज है वहां से उठा के किसी ऐसी जगह पे, ऐसे यूज में शिफ्ट करना जहां पे वो है नहीं। ठीक है? तो कहने का मतलब कि अगर कह लो कि किसी एरिया में, या कह लो अब यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या स्कूल्स है प्राइवेट लोगों के पास, लेकिन वहां पे ऐसे लोग हैं जहाँ पे जो कि एक्सेस नहीं मिल पा रहा उनको एजुकेशन का, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जितने स्कूल्स या हॉस्पिटल्स कम है वहां पे आके स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स खोल देगी। एक और एग्जांपल बता देती हूँ, से सपोज पंजाब में राइस एंड वीट की प्रोडक्शन ज्यादा है, यहां से उठा के किसी ऐसी स्टेट में भिजवाएंगे जहां पे उसकी प्रोडक्शन कम है। क्लियर है? सो इट रेफर्स टू रीडिस्ट्रीब्यूशन, तब इसको हम क्या बोलेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज। ठीक है, कि पैसा यहाँ पे ना लगा के कहीं और लगा लो, किसी और इस्तेमाल में यूज कर लो, हाँ या नहीं? या रिसोर्सेज को यहाँ से उठा के कहीं और लगा दो। सो रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू रिड्यूस दोज गुड्स विच ब्रिंग हाई प्रॉफिट टू देयर कस्टमर्स, हेंस एट दैट टाइम सोशल वेलफेयर इज इग्नोर्ड। तो एक और एग्जांपल जो इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, तो समझो कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? वो वाले गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो।
ऐसे गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे जिसमें वेलफेयर हो, तो वेलफेयर कम हो गया ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसी जगहों पे इंटरवीन करेगी ताकि डीमेरिट गुड, डीमेरिट मतलब जो कि हार्मफुल फॉर कंजम्पशन, लाइक टोबैको, लिकर, ड्रग्स, या तो उनके ऊपर कंप्लीट बैन लगा देगी कि ड्रग्स नहीं यूज करना, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, या फिर टैक्सेस हाई कर सकती है। यस, तो मतलब एक तरह से कर सकती है कोशिश कि यहाँ पे लोग जो है पैसा ना लगाएं। ठीक है। और इनकरेज कर सकती है प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स क्या होते हैं, जो कि बेनिफिट देते हैं पूरी इकोनॉमी को, लाइक एजुकेशन, हेल्थ। ओके, आ जाओ। सो यहाँ पे कह रहे हैं इट इज करेक्टेड by government through its budgetary policy. Heavy taxes will be imposed on production of units of harmful goods like liquor, cigarettes, etc. Tax concessions will be given to goods which are useful to the masses. Example, you can write down education and health. ठीक है। The government can directly produce goods and services which are normally ignored by private sector due to lack of profits. जहां पे पैसा नहीं मिल रहा वहां पे गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, प्राइवेट लोग नहीं प्रोड्यूस कर रहे, हम कर देते। एग्जाम्पल बताएगा कोई? डिफेंस, हाँ या नहीं? पहले के जमाने में रेलवे, अब तो चलो वो भी प्रॉफिटेबल है, हाँ या नहीं? तो जहां पे प्रोड्यूसर, जहां पे प्राइवेट लोग जो है एंटर नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पे प्रॉफिट्स नहीं है, तो वहां पे क्या करती है, गवर्नमेंट एंटर कर लेती है। ठीक है, यहां तक पूर्वी आपको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंसेस और डिस्पैरिटी। रीजनल, रीजन, रीजन तो सिंपल सी बात है, बैकवर्ड एरियाज में गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज लाएगी ताकि हर कोई क्या करे, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करे। तो गवर्नमेंट कहेगी आप क्या करो, इस गांव में, इस रूरल एरिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फैक्ट्री सेटअप करते हो, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स हॉलिडे, या फिर टैक्स कंसेशन। आपको 30% लगा रही हो, आपको 25% लगाऊंगी। या फिर फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जैसे सब्सिडीज, सब्सिडीज दे सकती है, फ्री पावर सप्लाई, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट देगी टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज। क्योंकि अर्बन एरियाज तो ऑलरेडी डेवलप्ड है ना, वो कहेगी आप पिछड़े हुए जगहों पे करो ताकि वहां पे भी क्या हो, आबादी बढ़े और डेवलपमेंट हो। ठीक है। So through government budget may promote development activities in backward areas to ensure balanced reasonable development. For this, government may give tax concession to production in rural areas and allocate more funds in infrastructure development. ठीक है। अपना पैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ पे डेवलपमेंट में लगाएगी, रूरल एरियाज में, और टैक्स कंसेशंस भी देगी। क्लियर है? इकोनॉमिक ग्रोथ, अब देखो क्या करें, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन जीडीपी, सस्टेनेबल मतलब एवर एवर इंक्रीजिंग, कि आज ही नहीं हमेशा जो है हमारा जीडीपी इंप्रूव हो सके, दैट इज सस्टेनेबल। ठीक है। सो इट इम्प्लाइज सस्टेनेबल ग्रोथ इन जीडीपी बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीडीपी कैसे इंप्रूव होगा, व्हेन द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस, हाँ या नहीं? तो पहली बात तो वही लिखी है। हाँ गुरप्रीत, तुम्हें समझ आया? सेकेंड, सो बजट इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट टू इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या ट्राई करेगी कि जीडीपी इंप्रूव हो, कैसे करेगी? नंबर वन, टैक्स कंसेशन देगी टू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। प्रोडक्टिव मतलब जो कि आगे और पैसा इंप्रूव करती है। प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव दो तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज वो होती है जिसमें खर्चा करने से सरकार को पैसा भी रिटर्न में मिलता है। नॉन प्रोडक्टिव होती है जिससे कोई फायदा नहीं होता, वो कंजम्पशन हो गई। क्या होगी? कंजम्पशन। सरकार ने पैसा लगाया दवाई पे, वैक्सीनेशन ऑफ कोविड, ठीक है, सरकार। तो बच्चों उससे ये देखो ना, हमारी एनर्जी बच रही है। सोलर पैनल से एग्जाम्पल, जो आपने एग्जाम्पल लिया, वो प्रोडक्टिव खर्चा। कारण क्या उसका, सुनो। एक तो पहली बात, अगर हम यहाँ पे बढ़िया से इन्वेस्टमेंट करने लगे सोलर पैनल्स की, तो बाहर डिमांड बढ़ेगी, मेरे गुड्स बिकेंगे बाहर, मेरे पास फॉरेक्स आएगा, नंबर वन, ट्रेड बढ़ेगी। दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो कि गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है थ्रू नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल सोर्सेस, वो जो है हमारी वाटर वगैरह वगैरह जो हम यूज कर रहे हैं, डैम्स वगैरह, उसके ऊपर खर्चा कम हो जाएगा, हाँ या नहीं? और नेचुरल सोर्स है ही, जो कि ऑलरेडी हमारे इस टाइम पे इंक्रीज ही हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, तो फायदा ही उठा रहे हैं ना। तो वो प्रोडक्टिव है, क्योंकि गवर्नमेंट आज अगर सोलर पैनल्स में खर्चा कर रही है, हम जैसे लोग इसको खरीदेंगे आने वाले टाइम पे, देखना हर इंसान के घर में होगा सोलर पैनल।
आजकल जितने भी नए घर बन रहे हैं उनमें तो छतों में है। हाँ या नहीं, हर घर में बन रहा है। सो वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी। नॉन प्रोडक्टिव होगी कि मतलब कह लो कि जिसमें सिर्फ हमारी इकोनॉमी ने सिर्फ खाया है, कंज्यूम किया है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके। सो टैक्स कंसेशन टू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, गवर्नमेंट कहती है अगर आप इससे इनकम इंक्रीज कर पाए, इससे कोई फायदा दे पाए, कुछ इन्वेंशन लेके आए, तो मैं आपको टैक्स नहीं लगाऊंगी या कम टैक्स लगाऊंगी। ठीक है। ग्रेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। ओके। इससे भी जीडीपी इंप्रूव होगा ना। एंड गवर्नमेंट इस्टेब्लिशेस पब्लिक इंटरप्राइजेस पीएसयूज, मतलब गवर्नमेंट कहती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही प्रोड्यूस करके बेचूंगी एट प्रॉफिट। वो भी कर सकती है। ओके। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑफ गवर्नमेंट बजट इज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। यस। सो उससे होगा जीडीपी इंप्रूव होगा, हाँ या नहीं। तो स्कीम्स कैसी है, एग्जाम्पल अभी तो सारे हमने पढ़े थे, उसमें से मोस्ट फेमस इज मैग्नेरा। ठीक है। जिसमें 100 days एम्प्लॉयमेंट इज गारंटीड। ठीक है। नाउ components of government budget, government budget has two accounts। ठीक है, दो तरह के अकाउंट्स हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। ठीक है, कौन से दो हैं, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें हमारे एसेट्स या लायबिलिटीज इंपैक्ट नहीं होंगे। ठीक है। इट इज अ अकाउंट वेयर विच डज नॉट इम्पैक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। वेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, या तो एसेट्स या लायबिलिटी में इंपैक्ट आएगा। ठीक है जी। So revenue budget, those receipts and expenditure which is related to the current इसी साल financial year, and it includes both revenue receipts and expenditure. Capital budget is on the other hand concerned with the assets and liability। हाँ या नहीं। तो assets and liability सिर्फ इस साल की थोड़ी ना होगी, पिछले सालों की भी हो सकती है ना। 5-10 सालों से मेरे पास एक प्लांट है, लाइबिलिटी 50 सालों से अभी तक लोन चल रहा है। हाँ या नहीं। रेवेन्यू का होगा कि हर साल गवर्नमेंट जो है खाने पे इतना खर्च कर रही है, पढ़ाने पे इतना खर्च कर रही है, दवाइयों पे इतना खर्च कर रही है, तो करंट ईयर का खर्चा होगा हर साल जो अलग ही खर्चा हो रहा है। ठीक है जी। नाउ वी हैव टू बजट्स अगेन, वही रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू में वी हैव रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। एंड रेवेन्यू रिसीट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, टैक्स एंड नॉन टैक्स। वेरी गुड। एंड कैपिटल बजट अगेन, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। Capital receipts are those which neither create a liability nor reduces the assets of the government। तो मैंने ऐसे कहा था कि assets reduce नहीं करेगी and liabilities increase नहीं करेगी। No। okay। No है इन दोनों में। Clear। Example, income tax, it is a receipt। Profits again, receipts, पैसा आ रहा है, revenue, dividend, revenue, fees, fines, खर्चा, expense। Clear बेटा। ओ सॉरी, फीस फाइन्स, सॉरी गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है ना। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट पे पैसा आया, ठीक है, पेनल्टी किसी ने भरी, चालान निकलवाया, तो वो सरकार के लिए फीस एंड फाइन्स में आएगा। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू क्या है, जो टैक्स के थ्रू आया, मतलब डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। हाँ या नहीं। वेयरएज इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जीएसटी अभी के टाइम पे, कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सीएसटी सेंट्रल सेंट्रल सेल्स टैक्स पहले होता था, सर्विस टैक्स, ये सारे जो अब कंबाइन हो गए जीएसटी में ही आ गए हैं। राइट। सो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। वेरी गुड। सो हमने लास्ट क्लास में ये बातें देखी थी कि द डायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस the burden, yes, the burden of which cannot be shifted। Very good। Whereas indirect taxes are those taxes whose burden can be shifted from one person to another। Very good। So revenue, tax revenue, it is a compulsory payment made by the people and companies to the government without expecting a direct benefit in return। मैंने अगर 10 लाख का टैक्स भरा है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार मुझे कहेगी कि तू ज्यादा रोड यूज कर सकती है, वो इंसान जिसने 0% टैक्स पे किया वो कम टैक्स, वो रोड नहीं यूज करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। तो बेनिफिट क्या मुझे रिटर्न में सेम प्रोपोर्शन में मिल रहा है ना भाई। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात, तो दो लाइनें लिखी है भविष्य, लाइन समझ आई। देन टैक्स रेवेन्यू कैन बी इधर भी, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आता है 2 to 4 मार्क्स का बोर्ड में, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स।
So direct tax, the burden of which cannot be shifted to another person or entity. Indirect, its burden can be shifted. It is imposed on income and property of individuals. It is borne by individual for final users, मतलब कह लो, on goods and services. Example income, ये है interest tax, wealth tax, gift tax, corporate tax. ठीक है. हाँ, CDT is corporate dividend tax only, ना. इनकम टैक्स है, वो भी कॉर्पोरेट टैक्स जो मैं कह रही हूँ. ठीक है, दैट इज CDT ओनली. ठीक है जी. ओके. अब अगर ये 4 मार्क्स में आ जाए तो क्या करोगे, एक लाइन और लिख लो फिर. ठीक है, एक इसके अंदर पॉइंट और ऐड कर लो. देखो, द इंसिडेंट्स एंड बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन. और इसमें लिखोगे द इंसिडेंट्स एंड बर्डन इज ऑन द डिफरेंट पीपल. ठीक है. ओके. इंसिडेंट्स मतलब जिसके ऊपर लगाया, बर्डन टू पे कर देना. ठीक है. सेम पर्सन भी होगा ना, क्योंकि इट कैन नॉट बी शिफ्टेड. वेयर एज यहाँ पे द इंसिडेंस एंड बर्डन टू पे इज ऑन डिफरेंट पीपल. इज ऑन डिफरेंट पीपल. ये इज नॉट ऑन द सेम पर्सन. ऐसा हम लिख सकते हो. बर्डन टू पे, बर्डन टू पे इज ऑन द सेम पर्सन, यहाँ पे नॉट ऑन द सेम पर्सन. ओके जी. तो यू हैव 4 मार्क्स का, क्योंकि इसमें 4 मार्क्स आ जाते हैं क्वेश्चन. इजी. देख लिया. नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आ जाएगा, सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स कैन ईदर बी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन लोन्स एडवांसेस. ठीक है, गवर्नमेंट ने लोन्स दिए हुए, लोन्स एंड एडवांसेस टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टू अदर्स, किसी को भी दिया है, लोन दिया है, तो लोन के बाद ब्याज भी तो कमाएगी, तो वो क्या है, इंटरेस्ट है. ठीक है. या फिर गवर्नमेंट ने अपने कई शेयर्स लगाए हुए हैं, तो उसके ऊपर रिटर्न जो मिल रहा है, अपनी इन्वेस्टमेंट कोई भी कर रखी है. So it received interest on loans given to it by it to the state government, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, चाहे यूटी को दिया है, चाहे प्राइवेट इंटरप्राइजेस, जनरल पब्लिक या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कोई भी हो सकता है. जिस किसी को भी लोन दिया है, उससे जब क्या आ रहा है, ब्याज आ रहा है, तो वो इनकम है गवर्नमेंट की. नंबर 1. नंबर 2, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड. हाँ या नहीं, गवर्नमेंट ने पैसा कहीं लगा रखा है, LIC में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, UTI में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, म्यूचुअल फंड्स में मतलब इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और PSUs बहुत सारी है गवर्नमेंट की. हाँ या नहीं, तो उसमें पैसा तो कमाएगी ना, प्रॉफिट होगा या फिर डिविडेंड कह लो, है ना. प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स इन अ कंपनी. वो तो वो सारा क्या है, गवर्नमेंट का इनकम है. सो गवर्नमेंट अर्न्स प्रॉफिट थ्रू PSUs, लाइक रेलवे से प्रॉफिट होएगा, इनकम होगी. LIC also gets dividend from its investments in other companies. Okay. देन फीस एंड फाइन्स. हम जैसे लोगों के ऊपर फीस एंड फाइन्स इम्पोज करके गवर्नमेंट इनकम लेती है. हाँ या नहीं, आप MC के ऑफिस में जाते हो फॉर डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, लाइसेंस या आधार कार्ड XYZ, तो पैसे देते हो 50, 100, 200, 300 रुपए, जितना भी होता है, 100 रुपए तक की फीस होती है हर चीज की. तो वो क्या है, फीस है किसकी, गवर्नमेंट की. चालान निकलवाओगे 1,000 का, 10,000 का, वो किसके पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा. फाइन्स. ओके. The fees refers to the charges imposed by the government for services that it provides. ठीक है ना, सर्विसेज ही ना, अभी डेथ बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना. So it is paid by the service receivers. हम receivers हैं. ठीक है. Example, court fees, registration fees, passport fees, etc. Similarly, government also gets income by way of fines and penalties from the lawbreakers. जो law break करेंगे उनसे किस फॉर्म में इनकम आएगी, in the form of fines and penalties. Example, lines for crossing red signal, penalty for non-payment of taxes, etc. Okay. जिसे टैक्स नहीं पे किया, क्या आपको लगता है लेट टैक्स पे करने में सरकार कहेगी कोई बात नहीं, जब मर्जी पे कर देना. आज लास्ट डेट है, आज जो नहीं पे कर पाएगा
तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, इंटरेस्ट लगने शुरू हो जाते हैं। ओके। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, गवर्नमेंट को क्या दूसरे देशों से डोनेशंस मिलते हैं? यस। क्या हम लोग भी डोनेट करते हैं? यस। तो वो क्या गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स है? बिल्कुल। तो गवर्नमेंट रिसीव्स फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम विद इन एंड अब्रॉड। इट जनरली रिसीव्स ड्यूरिंग टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। जैसे पंजाब के अभी फ्लड्स में बहुत सारे डिफरेंट स्टेट से लोग पैसा डोनेट कर रहे हैं। सलमान खान ने भी देखा है कि बहुत सारे जगहों को, स्टेट्स को अडॉप्ट किया, बहुत सारे विलेजेस को वहां पे स्टेट में। ठीक है। तो और बहुत सारे पैसे हर कोई, यहाँ से भी, चंडीगढ़ से भी मैंने देखे हैं बहुत फीड वगैरह वाले, और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से, हमारे पीटीए में भी हम लोग इन्वेस्ट जो है कर रहे हैं, मतलब डोनेशंस दे रहे हैं, राइट। तो ऐसे बाहर के भी लोग जब कहीं पे विपदा आती है तो हेल्प करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सो एस्टीट्स क्या होती है? जब ऐसे समझो, ऐसा कोई इंसान जिसका घर है, ठीक है, उसका कोई आगे लीगल एयर नहीं है, ना बच्चा है, ना कोई किसी की उसने बिल में नाम नहीं लिखा, वो इंसान मर गया, तो वो किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं बन जाती। किसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट जब उस प्रॉपर्टी को बेचती है, उस बेनामी जमीन को, प्रॉपर्टी को जब गवर्नमेंट बेचती है, तो उससे जो पैसा आता है उसको क्या कहते हैं? एस्टीट्स। ओके। So it refers to the claim of the government on the property of a person who dies without leaving behind any legal representative. आगे आगे बैठ। और विल। ठीक है। ना ही कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब बीवी, बच्चा, पति, कोई बाप बेटा कोई भी नहीं है उसका। ठीक है। लीगल हेयर तो यही होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है ना कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी आश्रम में दान करनी है, तो विल में भी मैंने किसी का नाम नहीं लिखा। अगर विल में नाम लिखा हुआ है तो उसको चल जाएगा चुपचाप। विल में नहीं लिखा तो लीगल एयर को, मेरे बच्चे को जाएगा, हाँ या नहीं? तो दोनों केसेस में ना ही लीगल एयर है, ना ही विल लिखी है, तो सरकार के पास चल जाएगा। ओके। लास्ट इज स्पेशल असेसमेंट। जैसे मैं हर बार सेम एग्जांपल देती हूँ, मोहाली। ठीक है। मोहाली में जब ये जेएल पीएल वगैरह आया, और जो इंडस्ट्रियल एरिया सारा डेवलप हुई, एयरपोर्ट रोड आई, जैसे एयरपोर्ट बनाना, तो वैसे तो क्या थे, सारे गांव थे वहां पे। क्या हुआ, ये एयरपोर्ट रोड की वजह से आसपास की जो प्रॉपर्टी है उसके रेट्स इतनी तेज हो गए ना, इतने हाई। ठीक है। तो सरकार ने कहा, देख भाई, मेरी वजह से, मेरी एक्टिविटीज की वजह से तेरी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया आज, तो मेरे को फायदा होना चाहिए। मुझे क्या कर? टैक्स पे कर। मुझे टैक्स पे कर अपनी बढ़ी हुई प्रॉपर्टी पे। मतलब कहती है रजिस्टर करा दोबारा, कहती है ना, रजिस्ट्रेशन। सो दैट इज स्पेशल असेसमेंट। ओके। So it refers to the payment made by the owners of those properties whose value has appreciated. Appreciated मतलब increase हो गई है due to development activities of the government like roads, setting up of metro station, etc. Okay. रेवेन्यू रिसीट तक कोई किसी को डाउट है? नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल रिसीट्स, जो कि क्या करेंगी गुरप्रीत? या तो एसेट्स को रिड्यूस करेंगी। Very good. So these are those receipts which create any liability, creates a liability, मतलब increases the liability or reduces assets. So create a liability कैसे होगी? गवर्नमेंट क्या है, लोन ले लेती है। ठीक है। रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट एसेट कैसे होगी? आप, हाँ, पीएसयूज मतलब डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है। या फिर गवर्नमेंट ने अपना लोन जो लिया हुआ था वो वापस कर दिया, है ना, वो भी तो एसेट है। या फिर बाहर वालों ने हमारे को हमारा लोन वापस कर दिया। इन एनी केस, बोथ वेज। सो सोर्सेस क्या है? रिकवरी ऑफ लोन, बाहर वालों ने जिनको हमने लोन दिया हुआ था उन्होंने वापस कर दिया, तो क्या हुआ? एसेट कम हो गया। वेरी गुड। सो इट इज अ नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट। ओके। ऐसा भी एग्जाम्पल आता है, राइट एग्जाम्पल्स ऑफ एनी टू कैपिटल रिसीट्स विच आर नॉन डेट क्रिएटिंग इन नेचर। तो नंबर वन क्या हो जाएगा? रिकवरी ऑफ लोन्स। और नंबर क्या, टू क्या हो जाएगा? डिसइन्वेस्टमेंट। ओके। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या है? मेरी प्रॉपर्टी में बेच रही हूँ तो रेवेन्यू आ रहा है ना, तो डेट तो नहीं कोई क्रिएट हो रहा। सो डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन लोन्स एंड बोरोइंग्स, हमने लोन लिया तो ऑब्वियसली लायबिलिटी इंप्रूव इंक्रीज हो जाएगी, वो इंक्रीज होगी भाई। मैंने लोन लिया, लायबिलिटी कैसे रिड्यूस होगी? इंक्रीज होगी ना, मुझे वापस देना है बाद में। तो तूने लिखा है,
मैंने थोड़ी ना लिखा है। डोमेस्टिक और फॉरेन दो तरीके से हो सकता है, इसे कुछ और ही लिखा होगा। हाँ तो मैंने थोड़ी लिखा भाई। रिकवरी ऑफ लोन्स when the loans given to the state government, union territory and central government, ऊपर हमने बोला ना कि हम दे सकती है सरकार, अब वो रिकवर हो गया, मतलब इन लोगों ने वापस दे दिए लोन, तो क्या हुआ? एसेट्स गिर गए। क्या हुआ? एसेट गिर गया, वेरी गुड। सो रिड्यूसेस द फाइनेंशियल एसेट्स, therefore it hence forms a part of the capital receipts. Why? Because assets reduce हो गया, रिकवरी ऑफ लोन से एसेट रिड्यूस हो गया। एसेट क्या मतलब? डेटर, जिन लोगों से मैंने पैसा फ्यूचर में लेना था, आज उन्होंने मुझे एक्चुअली में पैसा दे दिया है, तो एसेट क्या हो गई? फॉल। ठीक है बच्चा। सेकेंड इज लोन्स एंड बोरोइंग्स। अब गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चे? बाहर के देश से या अपनी सरकार से, मतलब गवर्नमेंट से, सॉरी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई, पब्लिक एट लार्ज, या फिर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएस फेडरल, किसी भी बैंक से क्या करा? लोन ले लिया। लोन लिया, आज लिया मैंने पैसा, क्या मुझे वापस कल को करना है? सीधे के बैठे बैठे, हाँ, क्या कल को मुझे वापस करना है वो लोन? करना पड़ेगा ना, तो ये क्या है? लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी है। ठीक है, सो इट इंक्रीजेस द लाइबिलिटी। ओके, so the government may borrow funds from general public, RBI and foreign government to meet such financial requirements. It creates a liability as it has to be paid back in the future. So it is a capital receipt. Okay, it increases the liabilities. Okay, beta. नेक्स्ट, डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्या है? गवर्नमेंट ने अपने शेयर को मार्केट में बेच दिया, अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया, सो इससे क्या होगा? एसेट्स फॉल होंगे, वेरी गुड। सो इट रेफर्स टू द फंड्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेल ऑफ द पार्ट और होल ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द पीएसयूज। These are capital receipts or cost reduction. So, public sector undertakings, ठीक है, मतलब जिसमें सरकार का इन्वेस्टमेंट है लेस देन 50%। ओके, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स, जस्ट गो थ्रू, एक बार रीड करो। अदर सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट्स बता रही हूँ। स्मॉल सेविंग्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, एनएससीज, एंड सेकंड इज प्रोविडेंट फंड। मैं समझा देती हूँ कैसे है ये, दोबारा से आओ ध्यान दो। स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होता है? सरकार आपको कहती है कि सर्टिफिकेट में इश्यू कर रही हूँ, ठीक है, तुम इसको खरीद लो। हम्म, आपको लगता है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बट नहीं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सरकार आपसे लोन ले रही है। ठीक है, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स, एसएससी, ठीक है, या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये क्या होता है? गवर्नमेंट द्वारा ही दिए जाते हैं। अब तुम क्या करते हो? खरीद लेते हो उसको, खरीद लेते हो, और सरकार तुम्हें कहती है आज तुम 10,000 के मेरे से खरीद लो, और कल को, मतलब आज से 5 साल बाद, तुम ना ये कागज दोबारा से मेरे सामने लेके आना। ठीक है, कागज दोबारा से मेरे सामने लेके आना, मैं तुम्हारे को 15,000 दूंगी इसके। समझ गए मेरी बात? तो सरकार ने क्या ये पैसा वापस करना है कल को प्याज के साथ, है ना? अभी तुमसे 10,000 रुपए लिए, 10 साल बाद तुम्हें 15,000 देगी। बताओ, तो ये लोन है, लोन है ना, सरकार ने वापस करना है ना, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। बताओ, समझ आया? ऐसे ही प्रोविडेंट फंड्स, प्रोविडेंट फंड हमारी सैलरी में से कटते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट को, हर एम्प्लॉयर क्या करेगा? अपना कुछ पैसा, और एम्प्लॉयर की सैलरी में से, एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ पैसा सरकार के पास जमा कर देता है, और बोलता है जब तुम रिटायर हो जाओगे ना, तो तुम्हारा पीएफ तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा। अब वो पीएफ जो आया है सरकार के पास, क्या सरकार ने उसको वापस करना है? Yes. तो लाइबिलिटी है। ओके, समझ आ गया कैसे लाइबिलिटी है? इसलिए देयरफॉर दे आर बोथ कैपिटल रिसीट्स। रीड करो कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। ऐसे ही बच्चा सुन, से सपोज मैं बैंक, तू कार्तिक ही है, ठीक है, अब मेरे सामने, मैं गवर्नमेंट, सॉरी, मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं बैंक हूँ, मैं क्या हूँ? गवर्नमेंट हूँ। अब मैं तेरे को बोलती हूँ कि यार मैं ना कागज एक निकाल रही हूँ, 10,000 का है, आज से तू 10 साल बाद जब वो कागज लेके आएगा ना, तो मैं तेरे को 15,000 उसके रिटर्न में दूंगी। मैं सरकार हूं ना, इसलिए तेरा मेरे ऊपर पूरा विश्वास है। तू की देख रही है मुझे?
तो सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है तुझे, ठीक है, तो तू क्या करता है, 10,000 रुपए में मेरे से वो कागज खरीद लेता है। क्या वो हमेशा के लिए तूने खरीद लिया कि तू कल को वो कागज लेके आएगा और मेरे से पैसे मांग सकता है? हाँ, लेके आ सकता है ना वापस? हाँ या नहीं? तो ये ऐसा पैसा है जो मुझे तेरे को 10 साल बाद वापस करना है, तो लाइबिलिटी नहीं है मेरी, गवर्नमेंट की। तेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरी liability। पूर्वी आपको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. जल्दी करो, एक्सपेंडिचर करेंगे फिर, देख लो उनको। आज एक्सपेंडिचर्स तक ही करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास मतलब थर्सडे को, वेंसडे को सॉरी, हम ये करेंगे डेफिसिट बजट्स, मतलब टाइप्स ऑफ बजट्स में फिर डेफिसिट, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। और ये जो इसके पीछे के क्वेश्चन हमने क्लास में तो प्रैक्टिस किए थे, दोबारा से इनको घर पे रीड कर लेना, रिवीजन चल रही है। हाँ ये तो आएगा ही यार, ये तो आना ही था। चलो बाद में पूछ लेना बेटा, आ जाओ। बजटरी एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर, बजटरी एक्सपेंडिचर क्या है, एस्टिमेटेड खर्चा है गवर्नमेंट का, चाहे वो डेवलपमेंटल खर्चा हो चाहे वो नॉन डेवलपमेंटल खर्चा हो, ठीक है। सो इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट और इट्स डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। डेवलपमेंट क्या होता है, जो कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ठीक है, कोई बिजनेस लेके आना। नॉन डेवलपमेंटल क्या हो सकता है, वेलफेयर के लिए, ठीक है, दोनों तरह के खर्चे गवर्नमेंट के। सो और इट कैन बी इधर प्लान और नॉन प्लान। प्लान क्या होता है, जो मेरे 5 ईयर प्लान्स में पहले शामिल होते थे, या फिर आज के टाइम में नीति आयोग में प्लान में शामिल है, जिसका हमें पता है कि यार मैग्नेरा के थ्रू मेरे को इसमें लगाना है, या AMAY AAPMAY में, या ऐसे कुछ स्कीम्स में जो मैंने पैसा लगाना है। सो ये क्या है बच्चा, मेरा प्लान्ड खर्चा है। नॉन प्लान्ड क्या हो जाएगा, जो एकदम से खर्चा खड़ा हो गया, जो कि 5 ईयर प्लान्स में, मतलब पहले या आज के टाइम में नीति आयोग में इंक्लूडेड नहीं था। ओके, सो इट मे बी क्लासिफाइड इनटू 3 वेज। नंबर 1 इज रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो है ही है। सेकंड डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट, एंड नंबर 3 इज प्लान एंड नॉन प्लान। तो पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होगा, बताओ? खर्चा कर रहे हो रेवेन्यू में, सो ना ही मेरे एसेट्स को इंक्रीज करेगा, ना ही मेरी लायबिलिटीज को रिड्यूस करेगा, ठीक है। सो यही है, which neither creates any asset nor reduces any liability. It is recurring, recurring मतलब ये हर टाइम होता ही रहेगा, हर साल होगा ये खर्चा। जैसे एजुकेशन पे खर्चा, पढ़ाई वो अपना हेल्थ केयर पे खर्चा, ठीक है, और छोटी मोटे रोज के खाने पीने के खर्चे, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। तो एग्जाम्पल इज इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन। इंटरेस्ट तो हर साल दोगे ना, तो वो क्या है, रिकरिंग इन नेचर। ओके, नंबर 2, ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर पार्टीज। अब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करना है, जितना पैसा उसके पास आया उसमें से कुछ पार्ट स्टेट को भी तो देगा ना। यस, सो वो भी क्या है, रेवेन्यू खर्चा है गवर्नमेंट का। ओके, दो चीजें समझ आई। नंबर 3, डिफेंस। डिफेंस के ऊपर भी खर्चा हर टाइम, हर साल करना पड़ेगा। सैलरीज एंड पेंशन टू इट्स एम्प्लॉइज, हर साल देनी पड़ेगी। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन एंड सब्सिडीज, ये सारा खर्चा क्या है, रेवेन्यू है। व्हाट इज कैपिटल, विच ईदर इंक्रीजेस द एसेट्स और रिड्यूसेस द लायबिलिटी। जैसे सरकार ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, कोई रोड बना दी, रेलवे में खर्चा कर दिया, एयरलाइन में खर्चा कर दिया, इस तरीके के खर्चे में एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं गवर्नमेंट के। और लायबिलिटीज कैसे रिड्यूस हो सकती है, कोई लोन जो गवर्नमेंट ने पहले ले रखा था वो वापस कर दिया। ओके, सो दे आर नॉन रेकरिंग इन नेचर, हर साल नहीं करेंगे, कब भी होंगे ना, एक बारी में पेमेंट होगी, एक बारी में इन्वेस्टमेंट, हम हाई फ्लाई ओवर बनाएंगे एक जगह पे। सो दीज आर एक्सपेंडिचर्स ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी इक्विपमेंट खरीदा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स खरीदे, मतलब इन्वेस्टमेंट करी, शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के। लोन्स एंड एडवांसेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को क्या हर रोज लोन देगा, हर महीने लोन देगा, कि कभी देगा लोन, जब चाहिए होगा उनको। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स हॉस्पिटल्स, हर रोज तो नहीं स्कूल बिल्डिंग हॉस्पिटल हर जगह खुल रहा है।
रीपेमेंट ऑफ लोन, वो भी हर रोज थोड़ी ना पे करेंगे, कभी कुछ सालों में पे करेंगे, कभी 5 साल में, 10 साल में, कभी तो पे होगा, तब होगा। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन, मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड इट इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन जीडीपी, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है इकोनॉमी की। एग्जाम्पल, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, जैसे आजकल के टाइम में ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज के ऊपर अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के ऊपर गवर्नमेंट अगर खर्चा कर रही है, तो इससे क्या पैसा आएगा ना रिटर्न में, बिजनेस में एक तरह का इन्वेस्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली हेल्थ एजुकेशन में HCF है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना दैट इट इज एन इन्वेस्टमेंट जो कि फ्यूचर में हमारे को बेनिफिट देगी सरकार को, सो देयर आर व्हाट डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स। वेयर नॉन डेवलपमेंटल क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, अपने पुलिस, पुलिस देखो होनी इस टाइम पे चाहिए, पर अगर मेरे को एक बात बताओ, पुलिस को जो हम पैसा दे रहे हैं उससे कोई डेवलपमेंट हो रही है कि बस क्राइम रेट कम हो रहा है, तो डेवलपमेंट तो नहीं हो रही ना, तो ये कंजम्पशन है ना। नंबर 2 इज डिफेंस, डिफेंस में भी सेम केस है, हम अपनी इकोनॉमी को बचा रहे हैं, पर क्या उससे कोई बढ़ोतरी हो रही है क्या, हम बाकी देशों में जाके क्या उनको इन्वेड कर रहे हैं, नहीं। फिर डिफेंस एंड जस्टिस, ऑब्वियसली इसमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ क्राइम्स वगैरह को कम कर रहे हैं, जस्टिस देने की कोशिश कर रहे हैं, etc. Grants given to the state governments, etc. Right? So they are non-developmental expenditures. Clear? Planned and non-planned मैंने आपको बताया था. It is an expenditure to be incurred during the year in accordance to the central plan of the country. Central plan मतलब जो भी हमारी नीति आयोग की प्लानिंग है, नीति आयोग ही करते हैं ना, प्लान बनाते हैं, यस। सो अगर एक्सपेंडिचर ऐसा जो कि नीति आयोग के अकॉर्डिंगली हुआ है उसको प्लान एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है। सो कह रहे हैं जैसे आप कह लो कि नीति आयोग ने कहा कि एजुकेशन या हेल्थ पे इतना खर्चा या लॉ पे इतना खर्चा होगा इस साल, तो वो खर्चा अगर हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, दे आर प्लान एक्सपेंडिचर्स। नॉन प्लान क्या हो जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ने प्लान नहीं किया था, एग्जाम्पल एकदम से कोई नेचुरल कैलामिटी उठ के आ गई तो वहां पे जब खर्चा किए, दवा पानी मर्रम सब कुछ। यार एक बारी रीड करो, करा दो क्या आज ही खत्म, कि नहीं ज्यादा हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, देखो एक बारी। ठीक है देख रहे थे, बुक्स नहीं है क्या, तो पढ़ना लर्न कर ले, लिख ले, क्वेश्चंस पढ़ लो पीछे के। उर्वी मैंने आपको भी स्कैन डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर कर दिया, ठीक है, आप भी एक बारी नोट्स देखो, दे देती हूँ, ग्रुप में भेज देती हूँ मैं दोबारा, कोई बात नहीं। है नहीं तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से दे, अगर गवर्नमेंट ने बजट सेटअप करा और एक्सपेंडिचर का ज्यादा हो डेफिसिट हो जाए। गया। हाँ हर साल होता है, तभी तो लोन लेते हैं हम, ठीक है। पूर्वी मैंने आपको भेज दिया, एक बार आप भी क्वेश्चन देखो पीछे के, इसको रीड करो, नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। ओके उर्वी, आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. ठीक है बच्चे, वो रीड करो, नोट्स मैंने आपको भेजे हैं।